हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैम हम सब बहुत बढ़िया हैं। आप बताइए आप कैसे हो? जी हम भी एकदम बढ़िया है। और बताइए लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है? जी मैम लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है, सब एकदम बिंदास चल रहा है। एक वर्ड में बोले तो सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। चलिए जी, पीजीबीपी की जर्नी में अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक आज का लेक्चर और एक लेक्चर और लगेगा। आफ्टर देन पीजीबीपी हमारा ओवर, उसके बाद ओवर हो जाएगा। पीजीबीपी की जर्नी हम अपनी 90% कवर कर चुके हैं। अब बहुत थोड़ा सा पीजीबीपी बचा हुआ है। पीजीबीपी आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया या नहीं? जी मैम बहुत बढ़िया समझ आया। बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा आया है मेरे पास। उनको पीजीबीपी बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ आया। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि अब ये चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और आपकी ग्रिप में है। अब बस आपको एक काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। मैं आपको टेलीग्राम पर बहुत सारे क्वेश्चंस की फाइल दूंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी। आपको एक फाइल होगी, वो सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वो सभी क्वेश्चंस विद आंसर आपको दिए जाएंगे। सो दैट आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को पेन पेपर लेके मत बैठ जाना, बस हाथ में कैलकुलेटर रखना और सॉल्यूशन आपके सामने होगा। क्वेश्चन रीड करना और आप अपने मन में सोचना कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या उन्होंने उसी तरह से उसको सॉल्व कर रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो फिर क्लासरूम स्टूडेंट्स के पास व्हाट्सएप नंबर है, वो वॉइस मैसेज कीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट इस टॉपिक को देख रहे हैं तो उनके पास मेल आईडी है, वो मेल आईडी पर अपना क्वेरी ड्राफ्ट करके मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए जी, बात समझ आई या नहीं? अब सबसे इंपॉर्टेंट काम तो आपको करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। क्वेश्चंस बहुत सारे मैं आपको दूंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। पीजीबीपी का एक फेज हमने खत्म किया। कौन सा वाला फेज हमने खत्म किया? आइए पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या कर लिया और हमको अब क्या क्या करना है। देखिए जी, मैंने आपको बताया कि पीजीबीपी के अंदर नेट प्रॉफिट पर आप टैक्स नहीं भरते हो। जो कंपनी वाला नेट प्रॉफिट होता है आप उस पर टैक्स नहीं भरते हो। आप उस कंपनी वाले नेट प्रॉफिट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हो। कैसे एडजस्ट करते हो? जैसे कि इनकम टैक्स लॉ बोलेगा उस तरह से एडजस्ट करोगे। फिर जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकल के आता है वही आपकी पीजीबीपी की इनकम होती है और उसी पर आप टैक्स भरते हो। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आई। सपोज करिए ये आपका नेट प्रॉफिट आया। ये नेट प्रॉफिट आपका आया कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है उससे आपका क्या निकल के आया? नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में आपने अपना सेक्शन नंबर 30 लगाया, सेक्शन नंबर 31 लगाया, सेक्शन नंबर 32 लगाया और बताइए मैम 35 लगाया, 36 लगाया, 37 लगाया, 38 लगाया। ये सभी आपने सेक्शंस लगाए। 40 की सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी, वो भी मैम हमने लगा ली। और बताइए और क्या लगाया? मैम 40 की सीरीज हो गई, 36, 37, 38 और कहीं कहीं पर हमने वो भी लगाया था जहाँ पर एक्चुअल पेमेंट की बात की गई थी। 43B को भी हमने यूज़ किया था। तो बेसिकली कंपनी वाला जो नेट प्रॉफिट था उस कंपनी वाले नेट प्रॉफिट को आपने एडजस्ट किया इन सभी सेक्शंस को लगा के और उसके बाद एक ऐसा प्रॉफिट निकाला जो कि इनकम टैक्स वालों को पसंद है। वही इनकम में इनकम टैक्स के लिए आपका इनकम माना जाएगा और उसी पर आप टैक्स भरोगे गवर्नमेंट को। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम बात तो हमको बढ़िया से समझ आई। अब देखिए मुझे आपको क्या कराना है। ये तो आपने सीखा कि ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये जो नेट प्रॉफिट आया कंपनीज एक्ट वाला, उसको एडजस्ट किया इतने सारे सेक्शंस के साथ। आपने क्या किया? एडजस्ट किया। किसी में प्लस किया, किसी में माइनस किया, किसी में डिसअलाउंसेस हो रहा था, किसी में अलाउंसेस आपको मिल रही थी। सबकी अपनी पर्टिकुलर लिमिट्स थी। तो आपने सभी चीज को एक एक करके पढ़ा, एक एक प्रोविजन का डिटेल समझा, उनको लर्न किया और उनको समझा कि उनको किस तरह से क्वेश्चन में लगाना है। चलिए जी, अब मान लीजिए ये एक्स लिमिटेड है, ये एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड का ये नेट प्रॉफिट है। एक्स लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है, खूब सारा पैसा कमा रही है, बहुत सारा पैसा कमा रही है। क्यों इसको एक्स लिमिटेड का नाम बोले? काम करते हैं ना, इसको रिलायंस लिमिटेड बोल देते हैं। रिलायंस लिमिटेड के नाम से तो अब आप सब समझ जाओगे कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो देखो, क्या अंबानी जी खुद सेक्शन 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 लगाना सीखेंगे? नो, उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे होंगे जो कि उनके लिए ये सारा काम करते होंगे। उनका नेट प्रॉफिट
शुद्ध कर देते होंगे, मतलब कंपनीज एक्ट वाला जो नेट प्रॉफिट है उनका वो एज पर इनकम टैक्स बना देते होंगे, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो ये सारी नॉलेज होगी, बिल्कुल होगी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये काम कर देते होंगे। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्री में ये काम कर रहे होंगे रिलायंस लिमिटेड के लिए? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अच्छा खासा अमाउंट रिलायंस लिमिटेड से चार्ज कर रहे होंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं एक पर्सन की, मेरे नेबर की बात कर लेते हैं। चलिए, मेरे कोई नेबर है या फिर आपके नेबर है, किसी की भी बात कर लेते हैं। उनका छोटा मोटा बिजनेस है, उनकी कोई छोटी मोटी दुकान है। चलिए जी, इस दुकान से उनका मान लो छोटी मोटी दुकान है या फिर कोई शोरूम है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, नॉर्मल सी दुकान है। इनकी ईयरली 8 से 10 लाख रुपए की इनको इनकम हो जाती है। 8 से 10 लाख रुपए की ये इनकम कमा लेते हैं एक साल में। ठीक है जी, अब देखो ये जो शोरूम है, ये शोरूम का भी तो अपना प्रॉफिट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जी मैम, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलेगा? आप ये जो प्रॉफिट निकाल रहे हो, ये प्रॉफिट हम पसंद नहीं करते। इनकम टैक्स क्लियर कर बोल रहा है कि हम ये वाला प्रॉफिट लाइक नहीं करते। आप हमारे इनकम टैक्स लॉ को यूज कीजिए, उसके बाद अपना प्रॉफिट निकालिए। दैट मीन्स आपको कौन कौन सा खर्चा अलाउ होगा, कौन कौन सा खर्चा अलाउ नहीं होगा। इन शोरूम वाले भैया जी को सेक्शन नंबर 30, 31, 32 सभी सेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैम, बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या ये शोरूम वाले भैया इतने एलिजिबल होंगे कि अपना बिजनेस भी चलाएं, साथ ही साथ इस नॉलेज को भी दिमाग में रखें? जी मैम, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसा कौन करेगा? ऐसा तो बस हम कर रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना है, हमारा काम है, हम उस चीज़ को सीख रहे हैं। लेकिन अभी आप ही को कोई कंपनी खोलनी हो तो आप अपनी कंपनी खोलोगे ना। कंपनी का मार्केटिंग कैसे करना है, कंपनी को कैसे प्रमोट करना है, कंपनी कैसे ग्रोथ करे, कंपनी किस किस एरिया को कैप्चर करे, कंपनी अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाए, कंपनी अपना एक्सपेंस कैसे कम करे, आप वो सब सोचोगे। आप ये सब थोड़ी सोचोगे कि कंपनी का इनकम टैक्स कैसे निकाला जाए। आप क्या करोगे? जनरली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप ये सारा काम करवा लोगे। चलो, ये शोरूम वाले जो भैया जी हैं, इनकी इनकम 8 से 10 लाख रुपए है, ये एक छोटा मोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर लेंगे। लेकिन आपके जो नेबर हैं, सपोज करो उनकी इनकम बहुत ही कम है, 3-4 लाख रुपए की उनकी इनकम है। मान लो कितनी इनकम है उनकी? 4 से 5 लाख की इनकम आ रही है, कि चलो 8 से 10 लाख की भी इनकम आ रही है, 10 से 12 लाख की भी इनकम आ रही है। तो बेसिकली ये सब इनकम बहुत कम इनकम में आती है, कोई करोड़ों की इनकम नहीं हो रही इनकी एक नॉर्मल इनकम हो रही है। क्या ये इस सरदर्दी से बच सकते हैं कि नहीं? अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का खर्चा कोई नॉर्मल खर्चा तो होता नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अच्छा खासा खर्चा इनसे चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? जी मैम, करेगा। ऊपर से इनको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो खर्चा इनसे इनका जो नेट प्रॉफिट निकालेगा एज पर इनकम टैक्स, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इनसे क्या मांगेगा? प्रूफ्स मांगेगा, सारे इनवॉइस मांगेगा। फिर उस इनवॉइस के बेसिस पे लेजर मेंटेन होगा, जर्नल की जाएंगी, लेजर पोस्टिंग की जाएगी, टीबी बनेगा, पीएनएल बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, सब कुछ प्रॉपर बनेगा। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें फैल जाएंगी एक छोटे से बिजनेसमैन के लिए। अब एक छोटा सा बिजनेसमैन ये सारा काम करे या अपना काम धंधा चलाए, तो सेम मैंने आपको जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम पढ़ाई थी कि वहां पर बहुत सारे लॉस से मुक्ति मिल जाती है, बहुत सारे कंप्लायंस से मुक्ति मिल जाती है एक छोटे मोटे टैक्स पेयर को। सिमिलरली यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर प्रिजम्पटिव स्कीम उसका नाम है, यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम नाम नहीं है। यहाँ पर क्या नाम है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। क्या नाम है यहाँ पर? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, या फिर बोल सकते हैं टैक्सेशन अंडर प्रिजम्पटिव स्कीम। ठीक है जी। जी मैम, तो ये जो छोटा सा बिजनेसमैन है ये क्या क्या काम करे? तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला, देखो जी देखो छोटे वाले बिजनेसमैन, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर नहीं करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करोगे तो इतनी आपकी इनकम है उतना ही आप उसको दे दोगे, तो कोई फायदा नहीं है। और एक बात हम समझते हैं, सरकार बोल रही है ये चीज कि सरकार बोल रही है, देखो जी छोटे बिजनेसमैन, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, आप तो बिजनेस कर रहे हो, आपको 31, 32, 35, 36, 37, 38 पीजीबीपी के सभी सेक्शन की नॉलेज आपको नहीं होगी। तो एक काम करो, हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं। हम आपको क्या ऑप्शन दे रहे हैं? कि आप अपना टैक्स प्रिजम्पटिव स्कीम के बेसिस पर भी भर सकते हो।
प्रिजम्पटिव स्कीम के बेसिस पर भी भर सकते हो। मैम ये जो छोटे वाले बिजनेसमैन है, अगर ये प्रिजम्पटिव स्कीम के बेसिस पर अपना टैक्स भरेंगे तो क्या इनको सेक्शन नंबर 30, 31, 32 और ये जो सेक्शन नंबर है 35, 36, 37 इन सभी की नॉलेज होना जरूरी नहीं है? नहीं, इनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इन सभी सेक्शन की इनको नॉलेज हो। मैम ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये बिना 30, 31, 32, 33 इन सबको यूज करे कैसे अपना टैक्स भर सकते हैं? ये देखो, ये सभी सेक्शंस में मैंने आपको क्या सिखाया था कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर आपको अलाउड होंगे और कौन कौन से एक्सपेंडिचर आपको डिसअलाउड किए जाएंगे। यही बात सिखाई थी इस वाले सेक्शन की सीरीज में कि कौन कौन से खर्चे आपको अलाउड किए जाएंगे और कौन कौन से खर्चे आपको डिसअलाउ किए जाएंगे। जी मैम, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रिजम्पटिव स्कीम सीधे सीधे बोलती है कि टोटल टर्नओवर पर, जो भी आपके बिजनेस की टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर पर 8% को आपकी इनकम माना जाएगा। है मैम, ये क्या बोल दिया है? तो कुछ नहीं समझ आया। यही तो प्रिजम्पटिव स्कीम है जहां पर आपको 30, 31 ये पूरी सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है। इस पूरी सीरीज की जगह आप मान लो कि टोटल इनकम आपकी 8% है और 92% का आपका एक्सपेंडिचर है। ये आप क्या करते हो? 30, 31, 30 की सीरीज लगाते हो तो आप यहाँ से क्या कंप्यूट करते हो? कितने एक्सपेंडिचर की आपको अलाउंसेस मिलनी चाहिए और कौन कौन सा खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाना चाहिए। लॉ मेकर ने इन छोटे मोटे डीलर के लिए क्लियर कट बोल दिया कि जो इनकी टर्नओवर है उसका 92% तो आप खर्चा मान लो और 8% को इनके बिजनेस की इनकम मान लो। मतलब कि जितने भी सेक्शंस यहाँ पर लगते हैं ये एक्सपेंस निकालने के लिए, वो एक्सपेंस अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जितने भी सेक्शंस पीजीबीपी चैप्टर में है वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे 92% टोटल टर्नओवर का खर्चा मान लो और 8% को गवर्नमेंट को टैक्स दे दो, यानी कि 8% को क्या मान लो? बिजनेस की इनकम। मैम बात नहीं समझ आई, थोड़ा प्रैक्टिकल मोड दो अपनी बात को। चलो प्रैक्टिकल टच देती हूँ मैं अपनी बात को। सपोज करो आपके बिजनेस की जो टर्नओवर हुई है वो कितनी हुई है? 10 लाख रुपए। टर्नओवर ऑफ द बिजनेस कितनी हुई है बताइए जी मैम? टर्नओवर ऑफ द बिजनेस हुई है 10 लाख रुपए। ठीक है जी। अब पहले बात करते हैं एक बड़े बिजनेसमैन की। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन होता तो इस 10 लाख की टर्नओवर में क्या करता मैम? 10 लाख की टर्नओवर में सेक्शन नंबर 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40 और 43 भी, इन सभी सेक्शंस को लगाता और फिर देखता कि कौन कौन सा खर्चा माइनस होना चाहिए। फिर जो भी खर्चा माइनस होने को बनता वो खर्चा माइनस करके क्या निकाल देता मैम? इनकम निकाल देता। एक बड़ा बिजनेसमैन यही करेगा कि सबसे पहले अपनी टर्नओवर लेगा, टर्नओवर में से सारे खर्चे घटाएगा, जो भी सेक्शन में अलाउेबल होंगे उनको घटाएगा, फिर अपनी इनकम निकालेगा और इस इनकम पर स्लैब रेट लगा के टैक्स भर देगा। ठीक है जी। लेकिन अगर ये बिजनेसमैन एक छोटा बिजनेसमैन हो और ये इतने सारे सेक्शन की नॉलेज नहीं रखना चाहता तो इसके पास एक ऑप्शन होता है। ध्यान से देखो, कीवर्ड लिख रही हूँ, इसके पास क्या होता है? एक ऑप्शन होता है। ये प्रिजम्पटिव स्कीम कोई मैंडेटरी सेक्शन नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो ये स्कीम अपनाओ, आप चाहो तो ये स्कीम मत अपनाओ। नॉर्मल तरह से अपने पूरे पीजीबीपी चैप्टर के सभी सेक्शंस को लगाओ और अपनी इनकम कंप्यूट करो और सरकार को टैक्स भरो। लेकिन आप ये स्कीम अपना रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे? आपके पास एक ऑप्शन है। टोटल टर्नओवर कितनी है आपकी मैम? टोटल टर्नओवर है 10 लाख। 10 लाख का 8% आप इनकम मान लो। कितना इनकम मान लो मैम? 10 लाख का 8% निकालिए। 10 लाख का 8% कितना आएगा मैम? 10 लाख का 8% आएगा 80,000 रुपए। तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला ये 80,000 रुपए आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई और इस इनकम पर स्लैब रेट लगा के अपना टैक्स निकाल दो। यानी कि मैम आपने सीधे सीधे 8% कर दिया। इसका मतलब आपने 92% इसमें से माइनस किया और ये 92% आपने किसके लिए माइनस किया? मैंने बोला एक्सपेंसेस के लिए माइनस किया। किसके लिए माइनस किया? एक्सपेंसेस के लिए। तो लॉ मेकर ने तो क्लियर कट बोला है कि टोटल टर्नओवर पर 8% कर दो, वही आपकी इनकम होगी। टर्नओवर इनटू
8%। टर्नओवर इंटू 8% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इनकम। फिर से बोलो, टर्नओवर इंटू 8% इज इक्वल टू इनकम। और उस इनकम पर अब आप क्या भरोगे? टैक्स भरोगे अपना स्लैब रेट लगा के। बताइए बात समझ आई कि नहीं? थोड़ा बहुत माइंड मेकअप हुआ कि नहीं? जी मैम माइंड मेकअप तो हो रहा है, पक्का पक्का हो रहा है, कैसे नहीं होगा? वेरी गुड। चलिए जी, बात समझ आई कि प्रिजम्पटिव स्कीम किस लिए आई। जो छोटे मोटे पर्सन्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का खर्चा कैसे उठाए। चलो जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का खर्चा नहीं उठाना चाहते तो वो खुद से सेक्शन सीख ले। बट सेक्शन 1 तो है नहीं, 2 तो है नहीं, इतने सारे सेक्शन है। वो अपना काम धंधा चलाएं, अपना बिजनेस चलाएं, या फिर सेक्शन की नॉलेज ऑब्टेन करें। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी। लॉ मेकर ने इन छोटे डीलर्स को एक ऑप्शन दिया। आओ आओ आओ, सुनो सुनो सुनो, आपके पास एक ऑप्शन है। ध्यान से सुनना, मैंडेटरी स्कीम नहीं है, क्या है? ऑप्शन। आप चाहो तो ये जो खर्चों वाले सेक्शन है इन सबको इग्नोर कर दो। इवन पीजीबीपी चैप्टर के अंदर आने वाले सभी सेक्शन को आप क्या कर दो? इग्नोर। बहुत बड़ा कीवर्ड बोल दिया है मैंने। ऑल सेक्शंस ऑफ पीजीबीपी क्या कर दिए जा रहे हैं? इग्नोर कर दिए जा रहे हैं। जब आप प्रिजम्पटिव स्कीम में आ रहे हो तो जितने भी सेक्शंस थे वो सभी इग्नोर किए जा रहे हैं। और आपको क्लियर कट बोला जा रहा है कि टोटल टर्नओवर पर 8% जो होगा वही आपकी इनकम होगी। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम बात तो समझ आ गई। चलिए जी, सुनिए मेरी बात। अब मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकती हूँ क्या? जी मैम बिल्कुल बढ़ा सकती हूँ। तो सुनो, अब क्या हुआ, मैंने क्या किया? 10 लाख की मेरी टर्नओवर थी। जी मैम 10 लाख की आपकी टर्नओवर थी। मैंने 8% किया तो मेरे पास क्या आ गया मैम? 80,000 रुपये की आपकी इनकम आ गई। और इस इनकम पर अब आप स्लैब रेट यूज़ करके अपना टैक्स भर सकते हो। इतनी बात तो क्लियर समझ आई कि नहीं? बताइए। जी मैम इतनी बात हमको पूरी पक्की पक्की समझ आ गई। अब बात आती है कि ये जो स्कीम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की, ये जो स्कीम है, ये स्कीम क्या सभी असेसी के लिए है? क्या कोई भी असेसी इसको अपना सकता है? क्या रिलायंस भी इसको अपना सकती है? क्या मैम ये जो सामने समोसे की दुकान खोल के समोसे वाला बैठा है वो भी इस स्कीम में आ सकता है? कोई भी मैम इसके अंदर आ सकता है? बताइए ना मैम, बताते क्यों नहीं हो? तो सुनो, इसके अंदर बड़े डीलर्स नहीं आएंगे, छोटे डीलर्स आएंगे। मैम छोटा मतलब कितना छोटा और बड़ा मतलब कितना बड़ा? क्या मतलब है इस बात का? कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा हमको। तो अब होगा ना, धीरे धीरे होगा ना। अभी आपको इतनी बात समझ आई कि जो प्रिजम्पटिव स्कीम होती है वो सभी के लिए तो नहीं है, वो कुछ ही पर्सन्स के लिए है। तो अब आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन है जो कि एलिजिबल असेसी हैं, जिनको ये स्कीम मिल सकती है। ऐसे कौन से असेसी हैं जो इस स्कीम को ले सकते हैं? बात समझ आई कि नहीं? जी मैम बात तो अब हमको समझ आ रही है। ठीक है जी, फिर आपको ये देखना होगा कि ठीक है मैम ये तो समझ आ गया कि कौन कौन से असेसी ले सकते हैं, कौन कौन से बिजनेस के लिए ये स्कीम ली जा सकती है। आई मीन कैसे कैसे बिजनेस के लिए ये स्कीम मिल जाएगी। क्या सभी तरह के बिजनेस के लिए मिल जाएगी? क्या मैम टेक्सटाइल के बिजनेस के लिए भी स्कीम मिल जाएगी? क्या मैम अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म चला रही हूँ तब भी मेरे को ये स्कीम मिल जाएगी? मैम मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्कीम नहीं फर्म नहीं चला रही हूँ, मेरा एक डॉक्टर का क्लिनिक है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा डॉक्टर का क्लिनिक है, क्या तब भी मैं इस स्कीम में जा सकती हूँ? मैम मैं एक लॉयर हूँ, क्या मैं तब भी इस स्कीम में जा सकती हूँ? मैम मेरा शूज का शोरूम है, क्या मैं इस स्कीम में जा सकती हूँ? तो कैसे कैसे बिजनेस के लिए ये स्कीम आई हुई है। पहली बात, कौन कौन से असेसी को ये स्कीम मिलेगी। दूसरी बात, कौन कौन से बिजनेस के लिए ये स्कीम आई हुई है। बात समझ आई कि नहीं? बताइए। जी मैम बात तो समझ हमको आ रही है। चलिए आइए नोट्स पर आ जाइए। अब मैं थोड़ा सा वहां से आपको समझाती हूँ, फिर वापस आएंगे हम अपनी वर्किंग पर। नोट्स टेलीग्राम पर आप सभी को मिल जाएंगे। पेन ड्राइव जब ली होगी तो उनके साथ ही सारे नोट्स आपके पास ऑलरेडी आ चुके होंगे। ठीक है जी? जी मैम बिल्कुल। चलिए सुनिए,
स्पेसिफाइड बिजनेस प्रिजम्पटिव स्कीम, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, सेक्शन 44AD। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टैक्स, ये वाला सेक्शन। आप दिस सेक्शन नंबर इसको याद रखिएगा। 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बातें करता है। किसकी बातें करता है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की। ऐसी स्कीम जो कि छोटे मोटे लोगों के लिए अवेलेबल है। चलिए सबसे पहले मैं इसमें आपको पढ़ाना चाहूंगी, मेरे साथ आ जाइए। एक सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये वाली लाइन। सेक्शन 44AD ओवरराइड सेक्शन नंबर 28 to 43C। मतलब कि पूरा का पूरा पीजीबीपी का चैप्टर इस स्कीम ने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। अगर आप इस स्कीम के अंदर आना चाहते हो, अगर आप इस स्कीम के अंदर जाना चाहते हो, तो फिर जितने भी सेक्शंस आपने पढ़े 48 to 43C के बीच में, वो सभी सेक्शंस को आप क्या कर दो? पूरी तरह से भूल जाओ। अब उस सेक्शन में आपको कोई भी अलाउंसेस, कोई भी एग्जाम्पशन, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो भी डिडक्शन होगी वो आपको ऑलरेडी 92% के अंदर मिल चुकी है। सीधे 8% को आपकी इनकम बनाया जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए। जी मैम, बात तो अब हमको समझ आ रही है। तो सुनो, बस इतनी सी बात अभी पढ़ो, अब आगे आ जाओ, वापस आ जाओ अपने मटेरियल पर। ठीक है जी मैम। सुनो, अब मैंने आपको क्या बताया कि कौन कौन एलिजिबल असेसी है जिसको ये स्कीम मिलेगी। क्या ये स्कीम सबको मिल जाएगी? नो 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 नो, रिलायंस लिमिटेड को नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे घर के सामने अगर कोई समोसे वालों की जो शॉप है, वो अच्छा खासा बिजनेस तो कर रही है, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पर ही कर रही है, करोड़ों में उनकी टर्नओवर नहीं है। तो क्या वो इस स्कीम को एक्सेप्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगी कि एलिजिबल असेसी कौन है। पहले असेसी के बारे में बताऊंगी, फिर बिजनेस का नेचर बताऊंगी कि कैसे कैसे बिजनेस के लिए ये स्कीम मिल सकती है। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात तो हमको समझ आ रही है। चलो सुनो, एलिजिबल असेसी का क्या मतलब है? क्या मैं एक एलिजिबल असेसी हूँ इस स्कीम को लेने के लिए? क्या आप एक एलिजिबल असेसी हो इस स्कीम को लेने के लिए? क्या अंबानी जी एक एलिजिबल असेसी हैं इस स्कीम को लेने के लिए? क्या रतन टाटा एक एलिजिबल असेसी हैं इस स्कीम को लेने के लिए? पढ़ते हैं कौन है एलिजिबल असेसी। In case of an assessee being a resident individual, कौन होना चाहिए? रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो क्या मैं एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हूँ? जी मैम, आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो। क्या रिलायंस लिमिटेड एक रेजिडेंशियल इंडिविजुअल है? नो मैम, रिलायंस लिमिटेड तो एक कंपनी है, वो इंडिविजुअल नहीं है। रेजिडेंट है लेकिन वो कंपनी है, इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है जी, बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आई। और ये स्कीम किसको मिलेगी? ये स्कीम HUF को मिलेगी, रेजिडेंट HUF को मिल जाएगी। और ये स्कीम किसको मिलेगी? रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म को मिल जाएगी। लेकिन ये स्कीम किसको नहीं मिलेगी? नॉट बीइंग LLP, पार्टनरशिप फर्म को मिल जाएगी पर LLP को नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ ब्रैकेट में लिखिए, ये स्कीम AOP को नहीं मिलेगी। फिर लिखिए AOI को ये स्कीम नहीं मिलेगी। फिर लिखिए कंपनी को ये स्कीम नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये स्कीम सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगी। किस किस को मिलेगी? इंडिविजुअल को, HUF को और पार्टनरशिप फर्म को। वो भी कब? जब ये तीनों क्या होंगे? रेजिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। कंपनी को ये स्कीम नहीं मिलेगी। एमसीक्यू में क्वेश्चन बन के आ सकता है, स्ट्रेस लेके केयरफुली सुनिएगा वर्ड। कंपनी को ये स्कीम नहीं मिलेगी, AOP को नहीं मिलेगी, BOI को नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? पार्टनरशिप फर्म को मिलेगी, इंडिविजुअल को मिलेगी, HUF को मिलेगी। वो भी कब मिलेगी? जब ये कौन होंगे? रेजिडेंट होंगे। LLP को क्लियर कट बाहर किया गया कि LLP को भी ये स्कीम नहीं मिलेगी। हालांकि आप सब जानते हो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ही होती हैं ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है, बट स्टिल इनको ये स्कीम नहीं मिलेगी। बात समझ आई कि नहीं मैम? आई। और बताइए मैम, और किसको ये स्कीम नहीं मिलेगी? तो सुनो मेरी बात, इंडिविजुअल को नहीं मिलेगी, HUF को नहीं मिलेगी, पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलेगी, engaged in any business other than business covered under section 44AE। ये क्या लिख दिया मैम? ये बात नहीं समझ आई, मैं आपको पढ़ाऊंगी। 44AE में क्या पढ़ेंगे? सुनो, ऐसे कोई पर्सन जो कि ट्रक को हायर पर देते हैं, ट्रक को चलाते हैं,
ट्रक को लीज पर देते हैं, ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें वो अपने ट्रक को हायर पर दे रहे हैं, ट्रक को लीज पर दे रहे हैं, तो उस केस में ये जो स्कीम है नहीं मिलेगी। अगर आप मोटर व्हीकल, पर्टिकुलर गुड्स वाले जो मोटर व्हीकल होते हैं, गुड्स वाले मोटर व्हीकल कौन से होते हैं, गुड्स कैरेज वाले मैम ट्रक होते हैं, ट्रक को हायर पर दिया जा रहा है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम बीच में नहीं आएगी। इसके लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन है, पढ़ेंगे 44 AE, ठीक है मैम। लेकिन ये इंडिविजुअल कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो इनको स्कीम मिलेगी, HUF को मिलेगी, पार्टनरशिप फर्म को मिलेगी, लेकिन वो LLP नहीं होना चाहिए और ये किसी भी तरह के बिजनेस में इंगेज्ड हो, लेकिन ये सेक्शन नंबर 44 AE वाले बिजनेस में इंगेज्ड ना हो। और सेक्शन नंबर 44 AE क्या बोलता है, हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेज जो भी होते हैं, गुड्स कैरेज वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनमें आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी मैम, इतनी बात हमको समझ आई। अब सुनिए आगे और बताइए मैम एलिजिबल असेसी कौन कौन हो सकता है। फिर इन्होंने एक लाइन और बोली, पहले सुनो मेरी बात। ऐसे पर्सन जो कि डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA, ये एक सीरीज है डिडक्शन की। अगर कोई पर्सन इस सीरीज के अंदर अपनी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, इस सीरीज के अंदर अपनी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, या फिर डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं 80IA to 80RRB से रिलेटेड, या फिर इस सीरीज में अपनी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तब भी उनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम नहीं दी जाएगी। हम सच्ची बता रहे हैं, ये बात नहीं समझ आई, एक बार फिर से बताओ। सुनो, आप पढ़ोगे चैप्टर डिडक्शन का, मैं आपको डिडक्शन का चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो उस चैप्टर का नाम होता है, पर्टिकुलर इनकम टैक्स में नाम है, उनको बोलते हैं चैप्टर 6A, उसको बोला ही जाता है चैप्टर 6A की डिडक्शन। अब इस चैप्टर 6A की डिडक्शन के 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। ये जो पार्ट C है इसके अंडर कवर हो जाता है ये वाला सेक्शन 80IA to 80RRB। लिख देती हूँ यहाँ पर 80IA to 80RRB। ये जो डिडक्शन है, ये डिडक्शन हमारी कवर हो जाती है चैप्टर 6A के पार्ट C में। और पर्टिकुलर अगर कोई असेसी इन वाली डिडक्शन की क्लेम करता है, इन वाली डिडक्शन को क्लेम करता है, जो डिडक्शन होती है इनकम बेस्ड डिडक्शन होती है, इनकम बेस्ड डिडक्शन होती है। ये सभी डिडक्शन आप जानते हो 80C to 80U सीरीज की आपको किस में से मिलती है, GTI में से मिलती है। अगर कोई असेसी इन वाली डिडक्शन को क्लेम करने के योग्य है, जब मैं ये दोनों सीरीज पढ़ाऊंगी तो हम 80C to 80U वगैरह की बातें करेंगे, लेकिन 80IA to 80RRB पार्ट C में कवर हो जाता है। अगर कोई भी असेसी ये वाले पार्ट को क्लेम करता है तो फिर उसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम नहीं मिल पाएगी, फिर उसको नॉर्मल स्कीम में ही रहना पड़ेगा। चलिए सुनिए मेरी बात, तो यहाँ क्लियर कट लिखा कि कोई भी ऐसा असेसी जो कि 10A, 10B, 10AA, 10BBA की डिडक्शन लेता है तो उसको ये स्कीम नहीं मिलेगी। मैम ये याद कैसे रहेगा, तो ऐसे याद करना है, सुनो, AAA, BBA, AAA, BBA, याद हो जाएगा कि नहीं जी मैम, अब हो जाएगा 10AAA, BBA, इस तरह से आप ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा 80IA to 80RRB, आप इसके आगे लिख लीजिए, ये क्या है आपका चैप्टर 6 पार्ट C की डिडक्शन। मैं यहाँ लिख देती हूँ चैप्टर 6 पार्ट C की डिडक्शन, चैप्टर 6A पार्ट C की डिडक्शन। अगर कोई भी असेसी ये दोनों तरह की डिडक्शन क्लेम करता है तो फिर वो 44 AD में नहीं आएगा, उसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम नहीं मिलेगी। वेरी गुड मैम, अब हमको समझ आ गया। सुनो, अब बात आती है, आपने ये तो सीख लिया कि एलिजिबल असेसी कौन है। पहले मुझे बताओ कि एलिजिबल एसएससी कौन है। मैम एलिजिबल एसएससी है कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी HUF हो, या फिर कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो। ये तीनों अगर रेजिडेंट हैं तो फिर इनको स्कीम मिल जाएगी 44 AD वाली, जी बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन मैम अगर ये असेसी 10A, 10AA, 10B, 10BA की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, या फिर चैप्टर 6 ऑफ पार्ट C की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, चैप्टर 6 पार्ट C की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं,
तो फिर इनको भी ये स्कीम नहीं मिल पाएगी। तो आपको दोनों ही कंडीशन देखनी होगी कि एलिजिबल एसएसी यही 3 है, और इन 3 को भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगी जब ये वाली डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे होंगे। अगर ये वाली डिडक्शन क्लेम करेंगे तो फिर इनको ये स्कीम नहीं मिल पाएगी। चलिए, अब आपने सीख लिया कि एलिजिबल एसएसी कौन है। अब सीखते हैं कि एलिजिबल बिजनेस क्या है। एलिजिबल बिजनेस का मतलब है कोई सा भी बिजनेस, एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज कवर्ड अंडर 44AE। 44AE में आपको पढ़ाऊंगी, उसमें हम क्लियर कट पढ़ेंगे कि कोई भी पर्सन गुड्स कैरेज व्हीकल्स यानी कि जो ट्रक वगैरह होता है उनको हायर पर देते हैं, उनको लीज पर देने का बिजनेस करते हैं, तो वो बिजनेस वाले इस स्कीम में नहीं आएंगे। ठीक है जी, कोई सा भी बिजनेस करो, बस ये वाला बिजनेस आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप ये पर्टिकुलर ट्रक वाला बिजनेस कर रहे हो तो फिर आपको 44AD नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, ऐसा कोई सा भी बिजनेस आप करो जिसकी टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर बोले तो बिजनेस कर रहे हो तो टर्नओवर बोला जाता है। अगर आप प्रोफेशनल नेचर की एक्टिविटी में लगे हुए हो तो जो भी आपका रेवेन्यू आता है, देखो ये आपका P&L अकाउंट है, इस P&L अकाउंट के यहाँ पर क्या आती है, हमेशा टर्नओवर आती है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसको टर्नओवर बोलेंगे, लेकिन अगर आप प्रोफेशन में इंगेज्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस रिसीट। अब देखो, आप सेल थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो सर्विस दे रहे हो किसी को, तो सर्विस को सेल थोड़ी ना बोलते हैं। सर्विस से जो रेवेन्यू आता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस रिसीट। तो ये वही बोल रहे हैं, आप जिस बिजनेस में लगे हुए हो उस बिजनेस की टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट इन द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड एन अमाउंट ऑफ ₹2 करोड़। उसकी जो टर्नओवर है या फिर जो ग्रॉस रिसीट है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 44AD नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बोल रही थी ना कि स्कीम छोटे एसएसी के लिए है, तो आपने मुझे बोला कि मैम छोटा मतलब कितना छोटा, तो मैंने बोला इतना छोटा कि जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक हो, बस जिसकी ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ रुपए तक की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए बताइए, इतनी बात समझ आई कि नहीं। मैम इतनी बात समझ आई कि छोटा एसएसी इतना छोटा जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक की हो। 2 करोड़ से ज्यादा होगी, कोई सा भी बिजनेस करेगा उसको 44AD नहीं मिलेगा। 2 करोड़ तक की है, कोई सा भी बिजनेस कर रहा है अदर देन मोटर व्हीकल्स, जो गुड्स वाले गुड्स कैरेज व्हीकल्स होते हैं उनको हायर पर नहीं देने वाला होना चाहिए, उनको लीज पर देने वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई सा भी बिजनेस करो, टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक की है, आपको ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD वाली स्कीम मिल जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई, बताइए। बात समझ आई कि नहीं आई? जी मैम आई तो एक बार जल्दी से मैसेज करके बताइए मेरे को। ठीक है जी मैम, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी कि ये जो प्रोविजन है ये कब कब अप्लाई नहीं होगा, किस किस एसएसी पर अप्लाई नहीं होगा। देखो आपने क्या पढ़ा, आपने एक सेक्शन पढ़ा 44AD जो कि बातें किसकी करता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बातें करता है। तो सबसे पहले तो यही देखना होगा कि ये किस किस पर अप्लाई होगा। सबसे पहले आपने देखा अगर कोई एलिजिबल एसएसी है तो उसको 44AD मिल जाएगा। एलिजिबल एसएसी वही बिजनेस करना चाहिए जो पर्टिकुलर बिजनेस इसमें बताया गया है, और उस एलिजिबल एसएसी की टर्नओवर भी उतनी होनी चाहिए जितनी की बताई गई है। तो 2 चीजें आपने देख ली कि एलिजिबल एसएसी होना चाहिए, पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में आपने देख लिया कि बिजनेस की टर्नओवर कितना होना चाहिए। फिर इन्होंने क्लियर कट बोला कि अगर ऐसे ऐसे केसेस होंगे तो फिर आपको 44AD नहीं मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से केसेस में 44AD नहीं मिलेगा। The provision of this section not apply, 44AD अप्लाई नहीं होगा कब, a person carrying on profession as referred to in section 44AA of income tax। कह रहे हैं ऐसे कोई भी पर्सन जो कि अपना प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं और वो सेक्शन नंबर 44AA में डिफाइन किए गए हैं। माम ये 44AA क्या खिचड़ी है, ये तो अभी तक हमने सीखा ही नहीं, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी मैं आपको पहले बताऊंगी कि इसके अंदर कौन से पर्सन्स आते हैं। वो 44A तब पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि ऐसे पर्सन्स जो कि 44AA में कवर हैं, ऐसे पर्सन्स जो कि 44AA में स्पेसिफिकली कवर हैं, उनको ये स्कीम नहीं मिलेगी।
मैम कौन से पर्सन 44A में कवर हैं, चलिए एक बार बताइए ना। चलिए आइए 44A पर आ जाइए आप सभी मेरे साथ, इन्हीं नोट्स में आपको मिल जाएगा। सबसे 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 लास्ट में, लास्ट से पहले ही आ जाइएगा, 52 अराउंड पेज नंबर पे आपको ये मिल जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। अभी ये सेक्शन क्या है मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रही, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन से हैं उनके एक बार नाम हाईलाइट याद कर रही हो। लॉ, कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो कि लॉ से रिलेटेड है, मतलब कि लॉयर की बात हो रही है। मेडिसिन्स, मतलब कि डॉक्टर की बात हो रही है। अकाउंटेंसी, मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात हो रही है। आर्किटेक्चर की बात हो रही है। और देखिए और कौन कौन से प्रोफेशन यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। टेक्निकल कंसल्टेंसी कोई दे रहा है, उसको भी यहाँ पर कवर किया गया है। इंटीरियर डेकोरेशन भी यहाँ पर की गई है कवर। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पर कवर है। और कौन कौन कवर है मैम यहाँ पर बताइए, और कौन कौन कवर है। और कवर है यहाँ पर फिल्म आर्टिस्ट, और कौन कवर है यहाँ पर, फिल्म आर्टिस्ट कवर है यहाँ पर। और कौन कवर है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स यहाँ पर कवर है। तो टोटल A to I पॉइंट यहाँ पर कवर है। डॉक्टर, मेन याद रखना, डॉक्टर हो गया, मेडिकल हो गया, सॉरी डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया, और इंटीरियर डेकोरेटर हो गए, और कौन हो गया, फिल्म आर्टिस्ट हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हो गए, टेक्निकल कंसल्टेंसीज देने वाले पर्सन्स हो गए। और बताइए और कौन है यहाँ पर मैम, बाकी के सारे आपने बता ही दिए। ये सभी स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला, ये देखो सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या लॉयर कोई बिजनेस चलाता है या फिर वो सर्विस देता है। मैम लॉयर का प्रोफेशन होता है, वो सर्विस देता है। सिमिलरली डॉक्टर का भी एक प्रोफेशन होता है, वो कोई बिजनेस नहीं चला रहे, वो प्रोफेशन चला रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी प्रोफेशन चला रहे हैं, आर्किटेक्चर भी प्रोफेशनल वर्क करते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंट भी प्रोफेशनल वर्क करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर भी प्रोफेशनल वर्क करते हैं, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी प्रोफेशनल वर्क करते हैं, फिल्म आर्टिस्ट भी कोई बिजनेस नहीं कर रहे, उनका भी प्रोफेशनल वर्क होता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स भी प्रोफेशनल वर्क करते हैं, कोई बिजनेस नहीं चला रहे हैं। चलिए अब आपको पता चला कि हमने यहाँ पर कितने सारे नाम पढ़े। आ जाइए इसको अपने सेक्शन में लगाते हैं। यहाँ पर क्लियर कट बोला गया है ऐसे पर्सन्स जो कि 44AA में कवर्ड हैं। कौन कौन से कवर थे बताइए, जल्दी से मैसेज कीजिए। मैम डॉक्टर्स, CA, और बताइए मैम डॉक्टर्स, चार्टर्स और लॉयर्स, और बताइए मैम और कवर थे IT प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी कवर थे, और बताइए मैम इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं वो भी कवर थे, और बताइए जल्दी से मैसेज कीजिए मैम फिल्म आर्टिस्ट भी कवर थे। ऐसे काफ़ी सारे नेम्स हमने वहाँ पर पढ़े। इन सबको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम नहीं मिलेगी, इन पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होती। मैम अगर इनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तब भी नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, पूरी तरह से इनको बाहर कर दिया 44AD से। मैम ये तो समझ आ गया कि इनको 44AD से एक लाइन लगा के बाहर कर दिया, बट इस बात का लॉजिक क्या है? अगर चलो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी अभी में CA बने, अभी में उन्होंने CA की अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म खोल ली, तो स्टार्टिंग में तो उनके पास ज़्यादा मैम क्लाइंट्स नहीं होते, क्योंकि क्लाइंट्स तो तब आते हैं जब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। सिमिलरली लॉयर के पास भी क्लाइंट्स अभी आते हैं जब बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो शुरू में वो कितना कमा रहे होंगे मैम? 2 करोड़ रुपए तो वो कमाएगा ही नहीं ना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट शुरू में एक साल में वो कमा रहा होगा 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए कमा रहा होगा एक साल में। तो क्या वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या लॉजिक है मैम? आप लॉजिक बताइए, आप लॉजिक पे काम कीजिए। चलिए जी मैं इस बात का आपको लॉजिक बताती हूँ, लॉजिक आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सुनिए, इस सेक्शन में इस प्रिजम्पटिव स्कीम 44AD में क्लियर कट बोला गया है, स्कीम 44AD में क्लियर कट एक बात बोली गई है कि टोटल टर्नओवर का जो 92% होगा उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। और 8% को हम क्या ट्रीट करेंगे बताइए मैम? 8% को इनकम ट्रीट किया जाएगा।
चलिए, अगर मैं एक बिजनेस की बात करूं, किसी का शोरूम है, किसी का शूज का शोरूम है, ठीक है जी, शूज का शोरूम है। अब शूज के शोरूम में कितना खर्चा होता होगा? चलिए, इनकी अगर सेल हो रही है मान लो, तो इनकी परचेज भी हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। इन्होंने एक शूज का पेयर 1000 रुपीज में खरीदा, तो उस शूज के पेयर को ये कितने में बेचेंगे? 1200 रुपए में। तो 1200 रुपए की रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए इन्होंने कितना रुपया खर्च किया मैम? 1000 रुपए, प्लस शोरूम का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और मिसलेनियस खर्चा, स्टाफ का खर्चा, ये सारा खर्चा भी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? मैम बिल्कुल आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं एक सीए फर्म की, अगर मैं आपसे बात करूं एक सीए फर्म की, ठीक है जी, एक सीए फर्म को एक रिटर्न फाइल करनी है। चलिए, इस रिटर्न को फाइल करने के लिए वो अपने क्लाइंट से 5000 रुपये चार्ज करती है। कितने रुपए चार्ज करती है ये सीए फर्म एक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के? 5000 रुपये चार्ज करती है। मान लो छोटी मोटी रिटर्न होती है, 5000 रुपये में, मतलब एक मिडिल लेवल तक की रिटर्न 5000 रुपये में कवर हो जाती है। 5000 रुपये चार्ज करती है। अब इस 5000 रुपये की रिटर्न के लिए एक सीए कितने रुपए का खर्चा करेगा? मैम क्या खर्चा करेगा? कोई खर्चा नहीं करेगा। ऑनलाइन यूटिलिटीज मिल जाती है, ऑनलाइन यूटिलिटीज को डाउनलोड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट और ये रिटर्न भर देगा और 5000 रुपये कमा लेगा। ऑनलाइन यूटिलिटीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी होती हैं क्या मैम? जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन यूटिलिटीज भरी होती हैं। बस उनको डाउनलोड करो, अपना दिमाग लगाओ और फॉर रिटर्न को भर दो। तो बेसिकली इसने खर्चा क्या किया बताइए? इसने क्या खर्चा किया? मैम इसने तो कुछ भी खर्चा नहीं किया, बस इसने इंटरनेट का खर्चा किया। इसने इंटरनेट अपने ऑफिस में लगा रखा होगा, तो देखो कितना कम खर्चा किया ना। तो कैसे हम 92% का खर्चा अलाउ कर दें इसको? इनके ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इनके खर्चे कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। और ये जो डॉक्टर्स होते हैं, चार्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इनके खर्चे तो बहुत ही रेयर होते हैं। तो क्लियर कट लॉ मेकर ने इस स्कीम से इनको बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, इनके लिए एक नई स्कीम ड्राफ्ट कर दी। उस स्कीम का नाम है 44ADA। पढ़ेंगे ये 44ADA एक न्यू स्कीम ड्राफ्ट कर दी। उसमें ये सभी प्रोफेशनल्स को लाके रख दिया। और उस स्कीम की एक बार हिंट दे देती हूँ। उस स्कीम में क्या किया गया, जितनी भी इनकी ग्रॉस रिसीट आ रही होगी उसका 50% इनकम माना जाएगा, 50% एक्सपेंस माना जाएगा। ये जो स्कीम है इनके लिए 44AD नहीं है, बट इनके लिए एक स्कीम है 44ADA। उस स्कीम के तहत क्या होगा, 50% इनका एक्सपेंस माना जाएगा और 50% इनकी इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें 44AD वाली स्कीम की, तो 44AD स्कीम में क्या होता है, 92% का खर्चा माना जाता है और 8% की इनकम मानी जाती है। चलिए जी, जब मैं 44AD पढ़ाऊंगी तो वहां पर उस चीज को डिटेल में उठाऊंगी। अभी हम 44AD पढ़ रहे हैं, ADA नहीं पढ़ रहे। तो 44AD में इतनी बात लिखी है कि ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 44AA में कवर्ड हैं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कौन कौन से प्रोफेशनल्स कवर्ड हैं, उन प्रोफेशनल्स पर ये 44AD की स्कीम अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट, अ पर्सन अर्निंग इनकम इन नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज एजेंट। इन्होंने क्लियर कट बोला, कोई पर्सन अगर एज अ कमीशन इनकम कमा रहे हैं या फिर ब्रोकरेज इनकम कमा रहे हैं। अब देखो, मैं कहीं पर काम कर रही हूँ, मैं कहीं से कमीशन इनकम लेती हूँ, तो जो कमीशन बेसिस पर काम करते हैं बेसिकली उनका कोई खर्चा नहीं होता। मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, उसमें कमीशन लेती हूँ अपना, तो मेरा काम क्या है, सपोज करो मैं किसी पर्सन के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है जी, ये कोई पर्सन है, मैं इनके बिहाफ पर काम कर रही हूँ और मैं इनसे कह रही हूँ कि मैं आपके लिए क्लाइंट लेके आऊंगी। इन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे लिए क्लाइंट लाओ, हम आपको कमीशन देंगे। अब इस क्लाइंट को लाने में मेरा खर्चा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस मैंने अपना दिमाग लगाया, फोन लगाया, कॉल घुमाया और मैंने बोला कि मेरे क्लाइंट, मेरे ये ऑनर हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, आप इनके आइए, आप इनसे अपना काम करवाइए। तो बेसिकली मैंने क्या चार्ज किया अपने ऑनर से, बताइए मैम? आपने कमीशन चार्ज किया। क्या मैंने कोई खर्चा किया? नो मैम, आपका खर्चा कहाँ हुआ, थोड़ा मोड़ा हुआ होगा, कॉल वगैरह के खर्चे आए होंगे, अगर आए होंगे तो लॉ मुझको कैसे 92% खर्चा अलाउ कर दे, बताइए? तो लॉ मेकर ने क्लियर कट कमीशन और ब्रोकरेज इनकम को भी यहाँ से बाहर कर दिया। कहा ऐसे पर्सन जो कि कमीशन इनकम कमा रहे हैं, ब्रोकरेज इनकम कमा रहे हैं, उनको इस स्कीम से बाहर करते हैं।
फिर जो एजेंसी का बिजनेस कर रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट की बात करते हैं। इंश्योरेंस एजेंट का कोई खर्चा नहीं होता, वो जाता है क्लाइंट से डील करता है, क्लाइंट को रेडी कर लेता है और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी से उसको कमीशन मिल जाता है, तो उसका कुछ खर्चा तो नहीं होता। तो लॉ मेकर ने इस एजेंसी बिजनेस वाले पर्सन को भी यहाँ से बाहर कर दिया। तो ये 3 तरह के पर्सन पर कभी भी ये स्कीम अप्लाई नहीं होगी। ऐसे पर्सन जो कि 44AA में कवर हैं, ऐसे पर्सन जो कि कमीशन और ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, ऐसे पर्सन जो कि एजेंसी का बिजनेस चला रहे हैं, इस तरह के पर्सन पर ये स्कीम कभी भी अप्लाई नहीं होगी। आई होप आपको वेरी मच क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि एलिजिबल एसएससी कौन कौन है। बताइए मैम, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और एचयूएफ, वो भी तब जब मैम ये एलिजिबल बिजनेस कर रहे होंगे। एलिजिबल बिजनेस का क्या मतलब है मैम? एलिजिबल बिजनेस कर रहे होंगे मतलब कि इनकी जो बिजनेस है वो कोई सा भी हो, लेकिन वो जो गुड्स कैरेज होता है उनको हायरिंग और लीजिंग पर देने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब कि 44AE वाला नहीं होना चाहिए। और इनके बिजनेस की टर्नओवर 2 करोड़ से कम होनी चाहिए या फिर 2 करोड़ तक होनी चाहिए, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि ये सेक्शन किस एसएससी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे एसएससी जो कि 44AA के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशनल में प्रोफेशंस चला रहे हैं, या फिर ऐसे पर्सन जो कि कमीशन और ब्रोकरेज का इनकम का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो एजेंसी बेस्ड काम कर रहे हैं। चलो, अब ये तो मैम हमको अच्छे से समझ आ गया। जब ये समझ आ गया तो स्कीम खत्म, अब स्कीम में कुछ नहीं बचा, अब तो आपको पूरी स्कीम आ गई। सुनो अब मेरी बात, अब सुनो। अब आप सबको क्या पता लगा कि ये जो स्कीम है वो मिल जाएगी, किस किस को मिल जाएगी, ये सब अब आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हो। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, हमको बात समझ आई। बताइए जी, बात समझ आई कि नहीं आई? जी मैम, बात तो बढ़िया बढ़िया समझ आ गई है। चलिए जी, सुनिए अब मेरी बात। अब आपको ये तो पता लग गया कि कौन पर्सन एलिजिबल है। अगर वो एलिजिबल होंगे तो उनकी टर्नओवर का आप क्या करोगे मैम? उनकी टर्नओवर का 8% कर देंगे और क्या निकल आएगी? इनकम निकल आएगी, और इस इनकम पर आपको टैक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी? जी मैम। लॉ मेकर ने एक चेंज लाया, चेंज काफी पहले ही आ चुका था, हालांकि 2016 का जो फाइनेंस एक्ट आया था उससे ही ये अमेंडमेंट आ चुकी थी। उसमें क्लियर कट लिखा था कि ये इनकम आपकी टर्नओवर की 6% भी बनाई जा सकती है अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो। यानी कि और भी बड़ा फायदा, अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस केस में आपको 94% का खर्चा अलाउ किया जाएगा और 6% का आपका इनकम माना जाएगा। तो बेसिकली ये मोदी सरकार है, ये चाहती है कि जो इकॉनमी हो उस इकॉनमी में जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल बेस्ड हो जाए, वो बैंक से कनेक्ट हो जाए, कैश ट्रांजैक्शन 0 हो जाए। वो डिजिटल इंटरफेस चाहते हैं, वो कैशलेस इकोनॉमी चाहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने लोगों को ये लालच दिया। उन्होंने कहा कि हम आपकी इनकम और भी कम कर देंगे अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे होगे तो। चलिए सुनिए मेरी बात, प्रिजम्पटिव इनकम कैसे निकालेंगे? तो आसम इक्वल टू 8%, आसम इक्वल टू 8%। ब्रैकेट वाली बात जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ अभी कोई मत पढ़िएगा, इतनी बात नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी? जी मैम। असम इक्वल टू 8% और असम हायर देन द अफोरसेड सम एज डिक्लेयर्ड बाय द assessee in his return of income shall be deemed to be the income under head PGBP of business or profession। मैम क्या मतलब है? मतलब यही है कि जो भी आपकी टर्नओवर है उसका 8% तक आप इनकम बनाओ। आप चाहते हो ज्यादा इनकम दिखाना, 9%, 10%, 12%, जितना ज्यादा दिखाना चाहते हो दिखा लो। अगर आप 44AD की स्कीम अडॉप्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 8% इनकम आपको दिखानी पड़ेगी। 8% से कम इनकम आप नहीं दिखाओगे, 8% से ज्यादा इनकम आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। चलिए जी, बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अब हमको बात समझ आई। चलिए जी, इतनी बात समझ आई ना? जी मैम, इतनी बात तो हमको बढ़िया बढ़िया पक्की पक्की समझ आई। थोड़ा सा ये शोर आपको आ रहा होगा, प्लीज इग्नोर इट।
चलिए जी, आई होप अब आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, अब नहीं आनी चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट। अब आपको पता लग गया कि प्रिजम्पटिव स्कीम का मतलब क्या है। प्रिजम्पटिव स्कीम का मतलब है जो भी आपकी टर्नओवर है उसका 8% तक आप टर्नओवर इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा डिक्लेयर करना चाहते हो ज़्यादा भी कर सकते हो, बट कम डिक्लेयर करना चाहते हो तो फिर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं रह पाओगे, आप प्रिजम्पटिव स्कीम से बाहर चले जाओगे। ठीक है जी, ओके मैम। अब सुनिए, ये हाईलाइट में मैंने आपको क्यों हाईलाइट कराया, इसमें क्लियर कट लिखा है कि टोटल टर्नओवर का 6% भी आप एज अ इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। कब? जब आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे हो रही हो मैम, जब ट्रांजैक्शन हो रही हो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के द्वारा, या फिर ड्राफ्ट के द्वारा, या फिर अकाउंट पे चेक के द्वारा, यानी कि बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आप अपनी जो रिटर्न फाइलिंग है उसको टाइमली फाइल कर रहे हो, रिटर्न की टाइमली फाइलिंग कर रहे हो, रिटर्न में सारी इनकम प्रॉपरली दिखा रहे हो, तो आप 6% तक की इनकम क्लेम करने के हकदार हो। क्या समझ आया बताइए मैम? इतनी बात समझ आई कि अगर आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एटलीस्ट 8% आपको इनकम क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अदर देन कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दैट मीन्स आप बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहे हो, तो आप 6% का प्रॉफिट भी शो कर सकते हो। आप चाहो तो 6 से ज़्यादा भी कर सकते हो, जितना भी आप रिटर्न में दिखाओगे उतना ही आपका मान लिया जाएगा, बट 6 से कम नहीं होना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, इतनी बात हमको समझ आई। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि जो एक्सपेंडिचर है अंडर सेक्शन 30 to 38, अब इस पर्टिकुलर 8% जो इनकम निकली है, फर्दर इसमें से अब आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब मैम, तो सुनो, ये देखो, सपोज करो जो आपकी टर्नओवर थी वो कितनी थी? टर्नओवर थी मैम हमारी 10 लाख रुपए। कितनी टर्नओवर थी? 10 लाख। इसका 8% करोगे, इनकम कितनी निकल के आ गई मैम? इनकम निकल के आ गई 80,000 रुपए। ये 80,000 पर आप क्या करोगे? टैक्स की कंप्यूटेशन करोगे। इस 80,000 में से अब आप कोई सा भी खर्चा 30, 31, 32 वाला माइनस नहीं करोगे। पीजीबीपी चैप्टर के अंदर कोई सा भी सेक्शन है उसका खर्चा वापस से आप 80,000 में माइनस नहीं करोगे। यही बात लिखी हुई है हमारी यहाँ पर। क्या बात लिखी हुई है मैम बताइए? देखिए, यही सेम बात लिखी हुई है, आइए पढ़ते हैं। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38. Any deduction under this section shall be deemed to have been already given effect and no further deduction shall be allowed. ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा, जो आपको 92% खर्चा दिया गया है उसमें ये सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं। अब आप फर्दर कोई सी भी डिडक्शन नहीं ले सकते 8% की इनकम में से। चलिए, अब एक बात मैं आपको और समझाती हूँ, समझिए। आप सबने क्या सुना मैम? हमने सुना ये जो 80,000 रुपए की इनकम आई है इसमें से कोई भी खर्चा माइनस नहीं होगा। मतलब कि मैम हम डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं कर सकते? जी नहीं कर सकते। लेकिन मैम अगर मान लो हमने असेट खरीदी है 1 लाख रुपए की, कोई हमने असेट खरीदी है, ठीक है जी? जी मैम, तो ये 1 लाख रुपए की असेट हमने खरीदी थी 2018-19 में। 2018-19 में हमने एक असेट खरीदी थी 10 लाख रुपए की। इस पर वैसे 10% का डैप बनता था, लेकिन मैम आपने कहा कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में डैप चार्ज नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली नहीं किया जाएगा मैम। 2018-19 में हम प्रिजम्पटिव स्कीम में ही काम कर रहे थे, मैम 2019-20 में हमने प्रिजम्पटिव स्कीम छोड़ दी, हम नॉर्मल स्कीम के थ्रू टैक्स भरना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम अब हम आपके सामने क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। आपने बोला कि जब प्रिजम्पटिव स्कीम में 80,000 रुपए की इनकम निकाली थी, इस इनकम में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करने दिया था। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने माइनस नहीं करने दिया था क्योंकि लॉ ऐसा बोलता था। बट आप मेरे को बोल रहे हो कि मैम 19-20 में हम जो डेप कैलकुलेशन करेंगे उस केस में एसेट की WDV क्या होगी? एसेट की WDV 1 लाख रुपए होगी, या फिर 1 लाख रुपए पे 10% का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो 90,000 रुपए आएंगे, ये 90,000 रुपए WDV होगी।
क्योंकि मैम 1920 पे हम नॉर्मल स्कीम में जा रहे हैं और नॉर्मल स्कीम में हम डेप्रीशिएशन का खर्चा तो माइनस करेंगे। तो डेप्रीशिएशन हम किस वैल्यू पर निकालें, 1 लाख पर वैल्यू निकालें डैप की या फिर 90,000 पर निकालें? तो दिस इज आवर क्वेश्चन मैम, प्लीज हमको बताइए। तो देखिए अब मेरा आंसर है कि लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला कि ये खर्चा आपको प्रिजम्पटिव स्कीम में अलाउ नहीं होता था। वहां पर क्या वर्ड लिखा था, ऐसा मान लिया जाएगा कि आपको अलाउ हो गया है, ऐसा मान लिया जाएगा, बट इन एक्चुअल आपको अलाउ नहीं होता था। तो लॉ मेकर ने यहाँ पर क्लियर कट बोल दिया कि आप ये जो WDV निकालोगे वो WDV घटी हुई वैल्यू लोगे, फुल वैल्यू लोगे तो ये तो आपके मजे आ जाएंगे, फिर तो लॉ मेकर को प्रॉब्लम हो जाएगी, सरकार को प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप 1 लाख रुपए की वैल्यू पर फिर से डैप लगाओगे और फिर से अपनी खर्चे को बहुत ज्यादा खर्चे दिखाओगे और अपनी इनकम को बहुत ज्यादा कम कर जाओगे, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात ये है कि WDV कौन सी ली जाए, फुल एक्चुअल कॉस्ट को WDV माना जाए या फिर डेप्रीशिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको WDV माना जाए। तो डेप्रीशिएशन घटा के जो वैल्यू बचेगी उसको WDV माना जाएगा, लेकिन इस ईयर में एक्चुअल में कोई भी डेप्रीशिएशन इनकम में से नहीं घटाया जाएगा, बट जब आप नॉर्मल स्कीम में आ गए तो अब डेप्रीशिएशन घटाया जाएगा। चलिए आ जाइए मेन कंटेंट पर। यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, पढ़िए। डिटर्मिनेशन ऑफ WDV ऑफ द एसेट, एसेट की WDV क्या हो। WDV of the asset used for the aforesaid business shall be deemed to have been calculated as if the assessee has claimed and has been actually allowed the deduction in respect of depreciation। ऐसा मान लो कि एसएससी को डेप्रीशिएशन मिल जाता तो एसेट की क्या वैल्यू आती। अब 1 लाख की एसेट थी, अगर एसएससी को 10% यानी कि 10,000 का डेप्रीशिएशन मिल जाता तो एसेट की वैल्यू WDV कितनी आती मैम, 90,000 रुपए। तो 90,000 रुपए को ही माना जाएगा एक्चुअल WDV। चलिए बात समझ आई कि नहीं आई मैम, आ गई। चलो अब आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बताती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 44 AD4, 44 AD तो हम पढ़ रहे हैं, 44 AD4 आपको याद रखना है। इसमें क्या बताया गया है सुनो। पहले एक बार इसकी रीडिंग लगवाऊंगी, फिर आप बताना आपको क्या समझ आया, फिर मैं आपको समझाऊंगी, फिर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, फिर हम वापस से इसकी रीडिंग लगाएंगे। चलिए, when eligible assessee declare profit for any previous year in accordance with the section 4418, किसी भी असेसी ने किसी भी पर्टिकुलर ईयर में अपनी इनकम एज अ प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत दिखा दी एंड डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर and declares profit for any of 5 consecutive subsequent assessment year not in accordance of this section। वो बोल रहे हैं अगर एक बार असेसी ने अपनी इनकम 44 AD के अकॉर्डिंग दिखा दी और फिर वो 5 साल तक अपनी इनकम 44 AD की तरह ही दिखाएंगे, फिर वो 44 AD से 5 साल तक बाहर नहीं जाएंगे। अभी देखो मैं इसकी रीडिंग यहीं रोक रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझे एक लाइन का भी मतलब नहीं बता पाओगे, पहले मैं आपको समझाऊंगी। सपोज कीजिए कोई मिस्टर एक्स है, ये है कोई मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने 17-18 की जो इनकम है उसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को फॉलो किया। ठीक है जी, तो लॉ ने क्लियर कट बोला अगर आप एक साल में किसी भी प्रीवियस ईयर में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को फॉलो कर लेते हो तो उसके बाद आने वाले 5 प्रीवियस ईयर यानी कि 17-18 के बाद कौन सा आएगा, 18-19, 19-20, 20-21 और बताइए 21-22, 1 2 3 4 एक और आएगा 22-23, 21-22 और 22-23। फिफ्थ, आने वाले 5 साल में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में ही रहोगे, आप नॉर्मल स्कीम में नहीं जाओगे। ठीक है जी, लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला है यहाँ पर कि अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर में किसी भी प्रीवियस ईयर में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को चूज कर लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो, तो उसके बाद 5 साल तक आप क्या करोगे, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के थ्रू ही अपना इनकम टैक्स भरोगे। लेकिन मैम अगर हम ये
किसी साल में किसी भी टाइम इस स्कीम से बाहर निकलना चाहे, मतलब कि हम गवर्नमेंट को बोल दें कि हमारा तो 8% प्रॉफिट नहीं आ रहा, हमारा तो 4% प्रॉफिट आ रहा है, तो यानी कि ये सेक्शन तो अब हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहा। दैट मीन्स हम इस सेक्शन से बाहर निकले कि नहीं निकले मैम बताइए। जी बिल्कुल, फिर तो आप इस सेक्शन से बाहर निकल गए। सपोज मैम हमने 1920 में इस स्कीम को तोड़ दिया, हमने लॉ को नहीं माना। लॉ ने तो कहा था कि 5 साल तक इसी स्कीम में 8% का टैक्स भरो, लेकिन हम बाहर निकल गए। हमने कहा जी नहीं, हम नहीं इस स्कीम में टैक्स भर सकते, हमारा प्रॉफिट तो बहुत कम है, हम क्यों भरें ज्यादा प्रॉफिट पर टैक्स, हम इस स्कीम से बाहर निकल गए। तो लॉ मेकर ने इस प्रोविजन को आगे बढ़ाया और बोला अगर आपने एक बार ये स्कीम तोड़ दी तो फिर वापस अगले 5 साल तक आप स्कीम के अंदर नहीं आओगे। मतलब कि ये सपोज करो 1920 में आपने इस स्कीम को तोड़ दिया, तो 1920 के बाद जो 5 साल होंगे 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24 और 24-25 हो गए ना 5, 1 2 3 4 5, इन 5 सालों में वापस से अब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में नहीं आओगे। मैम लॉ मेकर ने इतना टेढ़ा क्यों बना दिया ये लॉ, ऐसा क्या होता था जो इस लॉ को बनाने की जरूरत पड़ गई, सब कुछ बताऊंगी, बट पहले मुझे ये बताओ ये बात समझ आई कि नहीं। सिंपल वर्ड्स में बोलती हूँ एक बार। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अडॉप्ट कर रहे हो, 44 AD को अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपको उस स्कीम को अगले 5 साल तक अडॉप्ट करना है। प्रीवियस ईयर की बात करूं तब भी अगले 5 साल में अडॉप्ट करना है, अगर असेसमेंट ईयर की बात करूं तब भी अगले 5 साल तक अडॉप्ट करना है। मतलब मैम इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होगा बताइए मैम, 18-19। तो 18-19 में अगर आपने स्कीम ले ली तो फिर 18-19 के बाद 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 23-24 तक आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में रहना है। सपोज करो अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का पहले मुझे बताओ डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर हो चाहे असेसमेंट ईयर हो, एक बार स्कीम अडॉप्ट कर ली उसके अगले 5 साल तक आप उसी स्कीम में रहोगे। लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर ईयर में आपने वो स्कीम तोड़ दी, आप स्कीम से बाहर निकल गए, तो जिस ईयर में आपने स्कीम तोड़ी उसके बाद आने वाले अगले 5 साल तक आप वापस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में नहीं आओगे, आपको फिर नॉर्मल स्कीम में ही रहना पड़ेगा। आई होप अब आपको बात समझ आई होगी, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी दिया मैम, समझ आ गई। पर मैम ऐसा लॉ क्यों बनाया, आपको पता है ये 44 AD 4 की अमेंडमेंट भी 2016 से ही आई है। उससे पहले लॉ में क्या हुआ करता था, मान लो ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने क्या किया, 17-18 में 8% का टैक्स दिखाया, 8% इनकम दिखाई 8%, जबकि इनकी इनकम खूब सारी थी, इनकी इनकम 25% थी, लेकिन इनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम थी। इन्होंने स्कीम को अडॉप्ट कर लिया और इन्होंने 8% तक की इनकम दिखाई। इनकी जो टर्नओवर थी मान लो कितनी है, 10 लाख रुपए है, ठीक है जी। अगर मैं 25% की बात करूं तो इनका कितना टैक्स बनता मैम, 2.5 लाख रुपए इनका इनकम बनता। लेकिन इन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम यूज करी और इन्होंने 80,000 रुपए इनकम दिखाई। लेकिन 17-18 के बाद 18-19 में क्या हुआ, इनको अगेन 10 लाख रुपए की इनकम हुई। कितनी इनकम हुई, 10 लाख। लेकिन इस बार इनको जो प्रॉफिट हुआ ना मैम, बड़ा ही कम हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 4%, मतलब कि मैम सिर्फ 40,000 प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर ये प्रिजम्पटिव स्कीम में रहते तो इनको इस साल प्रॉफिट कितना दिखाना पड़ता, इनकम कितनी दिखानी पड़ती मैम, 80,000। तो इन्होंने क्या किया, स्कीम को छोड़ के नॉर्मल स्कीम में आ गए और 40,000 रुपए पर टैक्स भर दिया। तो ये लॉ का लूप होल था जो कि पहले निकाला जाता था कि एक साल ज्यादा दिखा दिया, अगले साल इनकम कम है तो नॉर्मल स्कीम पे आ गए, फिर से इनकम ज्यादा हुई तो प्रिजम्पटिव स्कीम को चूज कर लिया और टैक्स कम भर दिया, लेकिन फिर से इनकम कम हुई तो फिर नॉर्मल स्कीम पे चले गए। तो लॉ मेकर ने क्लियर कट 44 AD 4 से ये चीज मना कर दी। 44 AD 4 आया और उसमें क्लियर कर दिया एक बार स्कीम में आ गए 5 साल रहोगे, लेकिन गलती से किसी साल बीच में बाहर निकल गए तो फिर आने वाले अगले 5 साल तक आप वापस इस स्कीम में नहीं आ सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी रीडिंग लगाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, चलिए अब इसकी रीडिंग उतनी लगाओ जितनी मैं बोलूंगी।
When eligible assessee declare any profit for any previous year in accordance with the section 44AD, किसी भी assessee ने 44AD सेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, अब उसको कितने साल तक इसी सेक्शन में रहना है मैम? 5 साल तक। लेकिन एनी ऑफ 5 ईयर, उन 5 साल में, अगले 5 साल में किसी भी ईयर वो इससे बाहर निकलना चाहता है, तो फिर वो आने वाले 5 सब्सिक्वेंट ईयर तक इस स्कीम में वापस नहीं आ सकता। चलिए वापस आ जाइए। अब मैं आपको एक चीज और सिखाती हूँ। आपने क्या देखा कि सपोज करो 17-18 में, 17-18 जो ईयर था इसमें आप प्रिजम्पटिव स्कीम में थे, ठीक है जी। उसके बाद जो 18-19 ईयर था, आपने क्या किया? इस स्कीम को फिर से अडॉप्ट किया, आपने इस स्कीम को फिर से अडॉप्ट किया। फिर 19-20 में आपने इस स्कीम को तोड़ दिया और आप नॉर्मल स्कीम में चले गए। अब देखो, जिस ईयर में आपने तोड़ा उसके बाद 5 साल तक, यानी कि 19-20 के बाद कौन सा आएगा? 20-21, और बताइए मैम 21-22, और बताइए मैम 22-23, और बताइए मैम 23-24, और बताइए मैम 1 साल आ जाएगा यहाँ पर आपका 24-25। हो गए 5 साल। 1 2 3 4 5 जी, हो गए 5 साल। अब इन 5 साल तक वापस आप प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं आ सकते। अब लॉ ने क्लियर कट एक बात और बोली, जिस ईयर में आपने गड़बड़ की उसके बाद अगले 5 साल तक आप प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं आओगे, आप नॉर्मल स्कीम के थ्रू ही टैक्स भरोगे। मतलब कि पीजीबीपी के सारे सेक्शंस को अब आप लगाओगे। और एक बात और बोली जो कि नई बात है, अब मैं बता रही हूँ। ये जितने भी साल हैं, ये जितने भी साल हैं यहाँ तक के, ये सारे ईयर जिनमें आपको मैंडेटरीली अब नॉर्मल स्कीम में रहना पड़ेगा, इन सभी साल में अब आप अपने इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अपना ऑडिट भी कराओगे, अपने अकाउंट्स ऑडिट भी कराओगे। हालांकि जब मैं अभी आपको ऑडिट का एक सेक्शन पढ़ाऊंगी, 44A भी आपको पढ़ाऊंगी, उसमें आप पढ़ोगे कि ऑडिट हमेशा नहीं होता। ऑडिट सिर्फ तब होता है जब आपकी टर्नओवर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर हो। वहां पर आपको एक लिमिट देखने को मिलेगी, 2 करोड़ की लिमिट आपको देखने को मिलेगी कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो आपका ऑडिट होगा, वरना आपका ऑडिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपकी इनकम कितनी भी हो, आपको तो ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन एक वर्ड और लिखा, लेकिन ये इनकम आपकी मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा होनी चाहिए। मैम ये क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स क्या होता है? आपको पढ़ाया था ना मैंने, स्लैब की एक लिमिट होती है कि 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा नॉर्मल पर्सन के केस में। लेकिन अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं तो आप सबको पता है 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता। लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 5 लाख रुपए तक पर टैक्स नहीं लगता। तो इसको बोला जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट है जिस पर टैक्स नहीं लगता। डिपेंड करेगा किस किस केस में कितना कितना मैक्सिमम अमाउंट बनता है। तो किसी केस में 2.5 लाख रुपए का मैक्सिमम अमाउंट होता है जिस पर टैक्स नहीं लगता, किसी केस में 3 लाख होता है, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख होता है जिस पर टैक्स नहीं लगता। अब देखो, ये जो ईयर्स हैं जिनमें आप प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं रह सकते, आपको मैंडेटरीली नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ रहा था, तो अब आपका ऑडिट मैंडेटरी है, आपको ऑडिट कराना होगा। अगर आपकी टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट इस मैक्सिमम मार्जिनल अमाउंट से ज्यादा है, तो मैक्सिमम मार्जिनल अमाउंट बोले तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, 3 लाख रुपए से ज्यादा है, और 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ये वाला प्रोविजन आपका एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज ये प्रोविजन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मुझे बताइए बात समझ आई कि नहीं? जी मैम बात तो समझ आ गई। 1 सेकेंड के लिए रुक जाइए। चलिए जी, अब आपको बात समझ आ गई होगी ऐसा मैं मानती हूँ। तो इन्होंने क्लियर कट लिखा है यहाँ पर, किसी भी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉफिट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, प्रोविजन ऑफ टैक्स एडेड शैल बी मैंडेटरी। किसी भी ईयर में अगर आप 44AD से बाहर निकल जाते हो तो फिर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपका मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, तो अगर आपका अमाउंट 2.5 लाख रुपए तक का है, अगर 3 लाख रुपए तक का है, या फिर 5 लाख रुपए तक का है, तब तो टैक्स
ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, बट इससे ज़्यादा हो जाएगा तो टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत है। हालांकि मैं अभी टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न में आपको सिखाऊंगी कि 2 करोड़ रुपए के बाद टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, लेकिन इन्होंने ब्रीच किया है, इन्होंने प्रिजम्पटिव स्कीम को तोड़ा है, इस वजह से इनको इतनी कम इनकम पर भी ऑडिट कराना पड़ेगा। चलिए जी, बात समझ आई या नहीं मैम? ये बात तो समझ आई, पर एक बात हमें समझा दो कि जिस ईयर में गड़बड़ हुई थी उस ईयर में ऑडिट नहीं होगा क्या? मतलब कि जिस ईयर में गड़बड़ की उसके आने वाले अगले 5 साल ऑडिट हो रहा है, बट जिस ईयर में गड़बड़ की उसका ऑडिट नहीं होगा। देखिए, इस पर बहुत जल्दी में भी कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए। लॉ की अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। कुछ लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकालते हैं, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकालते हैं, लेकिन लॉ की अगर हम डिटेल स्टडी ले तो वो क्या बात कर रहा है? इस पीरियड की ऑडिट की बात नहीं कर रहा, जिस साल गड़बड़ हुई उसके बाद के 5 साल की ऑडिट की बात कर रहा है। चलो, मैंने आपको अपना व्यू बता दिया, मैंने आपको लॉ का व्यू भी बता दिया। अब आपको किसका व्यू मानना है ये आपके ऊपर है। चलिए जी, सुनिए अब। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये भी एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है बताती हूँ। मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगी एडवांस टैक्स का। वहां पर क्या होगा, जब भी किसी असेसी का टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा बनेगा तो उनको 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस में टैक्स का पेमेंट करना होता है। बेसिक क्लास में बताया था ना कि एस्टिमेटेड बेसिस पे 4 इंस्टॉलमेंट में टैक्स की पेमेंट करनी होती है। लेकिन अगर आपने प्रिजम्पटिव स्कीम अडॉप्ट कर रखी है तो फिर आपको सिर्फ एक ही इंस्टॉल में पेमेंट करना है, एक ही इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, वो भी 15 मार्च से पहले पहले कर दो, कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, एमसीक्यू के लिए इसको याद रखिएगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, आ गई। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो सेक्शन है 44AD, ये कौन से सेक्शन को ओवरराइड कर देता है? मैम, ये पीजीबीपी के सेक्शन को ओवरराइड कर देता है, पूरे के पूरे पीजीबीपी चैप्टर को ओवर रूल कर देता है। क्या मैंने एक बार भी कहा कि ये चैप्टर 6 को ओवर रूल कर देता है? नो मैम। क्या मैंने एक बार भी कहा कि ये किसी अदर चैप्टर को ओवर रूल कर रहा है? नो मैम। तो जो डिडक्शन है 80C टू 80U वाली, क्या ये डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अपने ये जो प्रॉफिट आपका निकल के आया है, ये जो इनकम निकल के आई है उसमें से? जी मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी समझाऊंगी, प्रैक्टिकली समझाऊंगी। पहली बात तो इसको पढ़ो कि क्या लिखा है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। सेक्शन 44AD ओवरराइड द सेक्शन 44A 28 to 43C, but not override for 6A, and therefore deduction under chapter 6A allowed to the assessee. पार्ट सी वाली कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। आप सबको मैंने बताया था, चाहे तो पार्ट सी की डिडक्शन में चले जाओ, चाहे चैप्टर 6A की डिडक्शन में आ जाओ, जो पार्ट ए और पार्ट बी में आती हैं। और पार्ट ए सॉरी, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। मैं फिर से इस लाइन को रिपीट करती हूँ। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आप 44AD में जाते हो तो अब आप चैप्टर 6A की जो पार्ट सी की डिडक्शन है उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। चाहे तो आप पार्ट सी की डिडक्शन क्लेम कर लो, चाहे आप 44AD को अडॉप्ट कर लो, कोई एक ही काम करोगे। लेकिन अगर आपने 44AD अडॉप्ट कर लिया है तो 6A की जो बाकी की डिडक्शंस हैं ए और बी वाली, उनको आप क्लेम कर सकते हो। और ये डिडक्शन GTI में से मिलती है, आप सबको पता है। ठीक है जी मैम, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। इतनी बात समझ आई ना कि ये जो सेक्शन है सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी को ओवर रूल कर रहा है, ये चैप्टर 6A को ओवर रूल नहीं कर रहा है। जी मैम, इतनी बात समझ आई। चलो, इतनी बात को पहले प्रैक्टिकल रूप देते हैं। सपोज जो आपकी इनकम हो रही है, आपकी जो टर्नओवर हो रही है वो 10 लाख हो रही है, इस पर आप 8% करोगे, बताओ कितना आएगा? इनकम कितनी निकल के आएगी? मैम, इनकम निकल के आ जाएगी 80,000 रुपये। कितनी आ जाएगी? 80,000 रुपये। क्या मैं इस इनकम में से 80C की कोई डिडक्शन माइनस कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हो। मान लो 80C के अंदर मेरी 10,000 रुपये की डिडक्शन है, क्या मैं इसमें से माइनस कर दूंगी? जी बिल्कुल कर दूंगी। फिर कितना आएगा? 70,000 रुपये पर टैक्स भरा जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है पढ़ते हैं। इन केस प्रॉफिट क्लेम टू बी लोअर देन द डीम्ड प्रॉफिट। अब ये बात क्या आ रही है?
अगर आपने किसी भी ईयर में 8% से कम प्रॉफिट क्लेम कर लिया, 8% से कम प्रॉफिट क्लेम कर लिया, तो क्या होगा? एन एलिजिबल असेसी टू whom the provision of 44AD4 as discussed above are applicable। बात समझ आई कि नहीं? आप 8% से नीचे चले गए, दैट मीन्स आप 44AD को क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो। और जब 44AD को तोड़ दोगे तो फिर AD4 आ जाएगा, और AD4 क्या कहता है? अब आने वाले अगले 5 साल तक आप इस स्कीम में नहीं रह सकते। नेक्स्ट, एंड whose total income exceed the maximum amount which is not chargeable to tax shall require to keep and maintain such books of accounts and require अंडर सेक्शन 44AA एंड गेट दम ऑडिटेड अंडर 44AD। क्या बोल रहे हैं? अगर आपने किसी भी साल में ये 44AD वाली क्राइटेरिया को तोड़ दिया तो आने वाले जो 5 साल होंगे उनमें आपको क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आपका अमाउंट जो है, जो भी आपकी टर्नओवर है, वो आपकी जो टोटल इनकम है वो आपकी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स से ज़्यादा है। तो मैम कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होगा? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AA मेंटेन किए जाते हैं। पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन कौन से होते हैं, पर ये चीज़ आपको आती थी इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पर नहीं डाला है, ऑलरेडी स्ट्रेस लेके समझा दिया। अदर पॉइंट, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AA शैल नॉट अप्लाई। मैम ये क्या बात है? ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रोविजन ऑफ 44A यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर तो 44B भी अप्लाई हो रहा है कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ो। अब बात आती है, ये काम की बात है, इसको इंपॉर्टेंट लिखो। सेक्शन 44AD जो है ये PGBP को ओवर रूल कर देता है, लेकिन ये जो डिडक्शन है आपकी चैप्टर 6 वाली उनको ओवर रूल नहीं करता है। प्लस जो आपका हम पढ़ाएंगे, अभी आपको अभी नहीं पढ़ाया है, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ का एक चैप्टर पढ़ाएंगे। वो चैप्टर 72 सेक्शन की सीरीज में कवर होता है, PGBP में कवर नहीं होता है। उसको भी ये चैप्टर ओवर रूल नहीं करता। मान लो आपका कोई पहले से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस चला आ रहा है, तो क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को आप इस 44AD के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये 44AD इस ब्रॉड फॉरवर्ड सेट ऑफ ऑन कैरी फॉरवर्ड वाले लॉसेस के चैप्टर को ओवर रूल नहीं करता है। पढ़ो। Therefore, the current year losses and brought forward losses can be set off against the deemed income under this section। 44AD से सपोज आपकी इनकम आ रही है 8,80,000 रुपए की, ठीक है जी, लेकिन पिछले ईयर का आपका कोई लॉस पड़ा हुआ है 10,000 रुपए का। वो लॉस हो सकता है नॉर्मल स्कीम से आया हो या प्रिजम्पटिव स्कीम से आया हो। क्या ये लॉस आप इस इनकम से कम कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। However, current year and brought forward depreciation cannot be set off against deemed income। जो अभी अभी बताया कि PGBP का चैप्टर तो ओवर रूल है, और PGBP के चैप्टर में जो डेप्रीशिएशन निकालते हैं एज पर सेक्शन नंबर 32 वो आप माइनस नहीं करोगे। प्लस हमने अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन की बातें भी सीखी थी यहीं पर सेक्शन नंबर 32 जब पढ़ा था, तब उसमें हमने क्या सीखा था कि डेप्रीशिएशन जो होता है वो नेक्स्ट ईयर हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर इस ईयर हमारा सेट ऑफ नहीं हो पाया है। तो अगर मैंने डेप्रीशिएशन नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, तो मैं उसको 44AD की इनकम से सेट ऑफ नहीं करूंगी, क्योंकि 44AD ने तो PGBP के चैप्टर को ओवर रूल कर दिया है। कोई सा भी खर्चा अपने अंदर से ये माइनस नहीं करने को बोलता। बात समझ आई कि नहीं बताइए? जी मैम, अब पक्की बात समझ आई। इसी के साथ साथ 44AD आपका खत्म हुआ। अब एक बार रिवीजन कराऊंगी। मैम इतना स्ट्रेसली क्यों समझा रहे हो इस सेक्शन को? इतना ज़्यादा बार बोल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने 44AD में ये पढ़ा कि अगर आप 44AD में रहोगे तो आप एक एलिजिबल एसएससी होने चाहिए, और एलिजिबल एसएससी होता है एक इंडिविजुअल, एक HUF, और कौन होता है बताइए मैम? एक पार्टनरशिप फर्म। क्या कंपनी एलिजिबल एसएससी है? नो। क्या LLP एलिजिबल एसएससी है? नो।
बताइए जल्दी से, क्या AOP BOI एलिजिबल SSC है? नो मैम, LLP BOI एलिजिबल SSC नहीं है। ये 3 ही एलिजिबल SSC हैं, वो भी ये 3 जब एलिजिबल SSC हैं ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। प्लस मैम ये जो एंटिटी है, ये जो 3 पर्सन है, ये जो बिजनेस कैरी करेंगे वो बिजनेस कोई सा भी हो, लेकिन वो 44AE वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रक वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए। एंड ये बिजनेस की टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक ही होनी चाहिए। फिर इसके बाद मैम आपने बताया था, इसके बाद मैम आपने हमको बताया था कि कोई भी असेसी होगा जो कि 44AA में आ रहा होगा। 44AA में कौन से एसएससी फॉल करते हैं बताए थे? चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, मेडिकल, लॉयर्स, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्चर, वो सब इसमें फॉल कर जाते हैं। उनको 44AD नहीं मिलेगा। ठीक है जी, इतनी बात बताई थी। और मैम आपने बताया था जो कि कमीशन और ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, फिर एजेंसी बेस्ड बिजनेस चला रहे हैं, उनको भी 44AD नहीं मिलेगा। इनको क्या मिलेगा? 44AD मिलेगा, पढ़ेंगे बाद में। ठीक है जी, अभी पहले इसी की बात करते हैं। ठीक है जी, अब ये बात तो पूरी हो गई कि इनको 44AD मिल जाएगा। अगर इनको 44AD मिल गया तो इनकी इनकम कितनी बनेगी मैम? 8%। लेकिन ये अगर डिजिटली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहे हैं, तो फिर इनकी इनकम कितनी होगी मैम? 6%। ठीक है जी, अगर इससे ज़्यादा दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं क्या जी? बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर इससे कम दिखाना चाहें, नो मैम, अगर कम दिखाएंगे तो 44AD4 अप्लाई हो जाएगा, मतलब कि प्रिजम्पटिव स्कीम से बाहर निकल जाएंगे। और जब एक बार बाहर निकल जाएंगे तो 5 साल तक ये वापस अंदर नहीं आ सकते। उन 5 साल में इनको क्या क्या काम करना पड़ेगा मैम? उन 5 सालों में अगर इनकी जो इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा है तो इनको एवरी ईयर अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा। कौन कौन से अकाउंट्स ऑडिट कराएंगे? जो कि 44AA में मेंटेन किए जाते हैं। चलिए, इतनी बात समझ आई कि नहीं जी? मैम आ गई। और हमने क्या पढ़ा इसमें से? आप कोई सा भी खर्चा नहीं घटाओगे। पूरा PGBP का चैप्टर ओवर रूल है, डेप्रिसिएशन ओवर रूल है, डेप्रिसिएशन का कैरी फॉरवर्ड ओवर रूल है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ओवर रूल है, लेकिन चैप्टर 6 की डिडक्शन ओवर रूल नहीं है, ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज ओवर रूल नहीं है। ठीक है जी, बस इतनी सी तो बातें पढ़ी। और बताओ ना क्या पढ़ा? और कुछ पढ़ा? नो मैम, और तो कुछ नहीं पढ़ा, बस इतनी सी बातें पढ़ी थी आज की क्लास में। अब बढ़ते हैं आगे। ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैं आप सभी के साथ डिस्कस करती हूँ अभी। रीड कीजिए क्वेश्चन रीड कीजिए। मिस्टर ए बीइंग एन एलिजिबल असेसी जिनकी ग्रॉस टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो एलिजिबल एसएससी हैं। 3 साल दे रखे हैं, तीनों साल की ग्रॉस रिसीट आपको बता रखी है और बता रखा है कि इनका परसेंटेज इतना ये इनकम दिखा रहे हैं। तो इसका आप करोगे, ये भी 8% आ जाएगा, ये भी 8% आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ तो इनको प्रिजम्पटिव मिल जाएगा, यहाँ इनको प्रिजम्पटिव मिलेगा। इस ईयर में इनको प्रिजम्पटिव नहीं मिलेगा। कहीं भी क्लियर कट नहीं लिखा कि ये बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ताकि ये 6% दिखा सके, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब ये 6% वाले ब्लॉक में फॉल नहीं करेंगे। अब क्या होगा? इस ईयर में इनको प्रिजम्पटिव नहीं मिलेगी और इसके बाद जो भी 5 साल होंगे उन 5 साल तक इनको क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा। प्लस ये आने वाले 5 साल तक यानी कि 22-23 से लेके जो भी इनके 5 साल आएंगे, कितने आएंगे बताइए? 22-23 के बाद अगर मैं इसमें फर्दर 5 साल ऐड करती हूँ तो 27-28 तक, 22-23 या 23-24-25, 25-26, 26-27, 27-28 इन 5 साल में इनको ऑडिट कराना पड़ेगा और वापस से प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं आ सकते। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको पूरा बोल के बता दिया। आप सब मेरे साथ आ जाइए। 44A आज की क्लास में नहीं कराएंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 44ADA पर आप सभी मेरे साथ आ जाइए, हम करेंगे 44ADA। 44ADA अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ऐसे असेसी जो कि हमने 44AD से बाहर किए थे। कौन कौन से बाहर किए थे मैम? ऐसे असेसी बाहर किए थे जो कि 44AA में फॉल कर रहे थे। कौन से वाले नाम बताओ मैम? डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, लॉयर और इंटीरियर डेकोरेटर और IT प्रोफेशनल्स, ये फिल्म स्टार्स, ये सभी आपने 44AD से बाहर करा दिए थे। तो इनके लिए एक नया सेक्शन बनाया गया 44ADA। पढ़िए, एन असेसी बीइंग अ रेजिडेंट इन इंडिया इंगेज्ड इन द प्रोफेशन एज पर 44A। 44A वाले जो भी असेसी हैं उनको ये 44AD मिल जाएगा, 44ADA मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब इनकी ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द बिजनेस 50 लाख रुपए तक होगी तो ही मिलेगा। 44AD में तो हमने कितनी लिमिट पढ़ी थी? 2 करोड़ रुपए की, लेकिन यहाँ पर लिमिट कितनी है? 50 लाख रुपए। अगर इनके बिजनेस की जो ग्रॉस रिसीट है वो अप टू 50 लाख है तो इनको 44ADA मिलेगा, अदरवाइज इनको 44ADA प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं मिलेगी। इनको नॉर्मल स्कीम के थ्रू PGBP का चैप्टर लगा के अपनी इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा। आइए आगे।
अगर इनको प्रिजम्पटिव स्कीम मिल गई, क्योंकि एक एलिजिबल असेसी हैं 44A वाले, प्लस इनकी टर्नओवर 50 लाख से कम है, आई मीन ग्रॉस रिसीट इनकी 50 लाख से कम है, तो बताइए क्या इनको प्रिजम्पटिव स्कीम मिलेगी? जी मैम, तब तो इनको प्रिजम्पटिव स्कीम मिल जाएगी। और जब प्रिजम्पटिव स्कीम मिल गई तो यहाँ पर जो भी इनकी ग्रॉस रिसीट होगी उसका 50% इनकम बनाया जाएगा। कितना इनकम बनाया जाएगा? 50। चाहे तो 50% इनकम दिखा सकते हैं ये, चाहे तो 50 से ज़्यादा इनकम दिखा सकते हैं, बट 50 से कम नहीं दिखाएंगे। अगर 50 से कम दिखा दिया तो क्या होगा? सेम प्रोविजन है मैम, पहले जैसा ही है क्या? हाँ, अगर 50 से कम दिखा दिया तो फिर इनका ऑडिट होगा, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। चलिए सुनिए, तो इनको कितनी इनकम दिखानी पड़ेगी? एटलीस्ट 50% इनको इनकम दिखानी पड़ेगी। इनके ऊपर जब ये 44 ADA में आ जाएंगे तो 30 to 38 अब अलाउ नहीं होगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि ऑलरेडी अलाउ हो चुका है। स्पेसिफिकली इन सेक्शन की कोई भी डिडक्शन इनको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, depreciation on asset used for the purpose of professional shall be deemed to be have been calculated claim। ये सेम बात है कि डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया जाएगा, लेकिन WDV निकालने के लिए आप सबको पता है कि हम घटी हुई वैल्यू ही लेंगे। फिर बोला है अगर असेसी किसी ईयर में लोअर प्रॉफिट क्लेम करता है, मतलब कि 50% से कम की इनकम दिखाता है, तो उस केस में अगर उसकी इनकम बेसिक जो भी हमारा टोटल इनकम अगर उसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज़्यादा है, तो उसको क्या कराना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल छोटा सा क्यूटी पाई सा सेक्शन है और ये अब हमारा खत्म हो जाता है। चलिए जी, अब हमारे पास सेक्शन आता है 44 AA। मैं बहुत देर से आपको बोल रही हूँ कि 44 AA में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। तो कौन कौन कब कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा और कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, ये वाली बातें अब हम सीखेंगे इस सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करें। जी मैम, स्टार्ट कर दीजिए। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बातें करेंगे कि कब कब किस किस को कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर दो तरह के असेसी की बातें की जाएंगी। एक तो स्पेसिफाइड असेसी, इनके लिए अलग टर्नओवर होगा कि इनको कितनी टर्नओवर क्रॉस करने पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, और अदर पर्सन्स के लिए जो कि नॉन स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल का मतलब कि जो कि लॉयर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, आर्किटेक्चर नहीं है, फिल्म स्टार नहीं है, और जो भी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी वो नहीं है, बाकी का कोई भी है वो सब कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की लिमिट्स अलग रहेंगी। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जो भी आपकी लिमिट होगी वो अलग रहेगी। कोई भी बिजनेसमैन है, प्रोफेशन नहीं चला रहे, बिजनेसमैन है, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करने हैं वो वाली बात भी यहीं पर लिखी हुई है। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। देखिए जी, एक पूरा पार्ट एक बार मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ। ये देखो, ये जो पूरा पार्ट है हमारा, ये वो पूरा पार्ट बात करेगा स्पेसिफाइड असेसीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करने हैं। ये वाला पूरा पार्ट स्पेसिफाइड असेसीज की बातें करेगा। ठीक है जी मैम। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाली पार्ट बातें करेगा कि नॉन स्पेसिफाइड असेसी को कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात तो समझ आ गई। चलिए मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। पूरी शिद्दत के साथ आपको बताया है, खूब अच्छा सा कलरफुल कर दिया उसको। अब तो आपको दिख ही गया होगा। चलिए सुनिए। कैमरा का कोई इशू आ रहा है, मैं क्लास यहीं ओवर कर रही हूँ। आई थिंक मैं विजिबल नहीं होंगी इस टाइम, तो क्लास यहीं ओवर करते हैं। कोई बात नहीं, हम अब इसके आगे का जो सेक्शन है हमें 44A और 44AB को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और 44AE भी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। उसी के साथ हमारा PGBP का चैप्टर ओवर हो जाएगा। एक दो मिसलेनियस सेक्शंस और कराऊंगी छोटे छोटे से। चलिए ये क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो आ जाइएगा व्हाट्सएप पे। बाय बाय, टेक केयर।